हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स गेट ज्ञान में। और आज के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी। आप सभी को पता ही है यूपी ट्रिपल एससी पेट के फॉर्म पड़ चुके हैं और आपके डेट्स भी आ गए हैं। आपके जो पेपर हैं वो अक्टूबर लास्ट में पड़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज से हम तैयारी शुरू करेंगे किसकी, पेट की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास से, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही प्रमुख प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं इस पार्ट से, जो कि क्या है आपका भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की। ये बुक जो आपकी है ये आपको उतना ही बताएगी, उतना ही इस बुक से हम जानकारी पाएंगे जितना कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक में वो सभी चीज़ें दी हुई हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम इस बुक से ही अपनी तैयारी करेंगे और साथ ही साथ आप भी इससे अपनी तैयारी करते रहिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि हमारे साथ साथ और लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती रहे। तो भारतीय इतिहास में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की, और प्राचीन इतिहास में भी हम शुरुआत कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप सभी को कुछ ना कुछ पता ही होगा, पर चलिए हम जान लेते हैं जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पशुपालन की। तो अगर बात की जाए पशुपालन की, तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। अगर प्रश्न आता है कि पशुपालन कब प्रारंभ हुआ था, तो उसका उत्तर होगा मध्य पाषाण काल में। फिर बात करते हैं पशुपालन के साक्ष्य की। तो बात करते हैं अगर पशुपालन के साक्ष्य की, तो पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ था। तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए थे, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ, आदमगढ़ होशंगाबाद, और राजस्थान में कहाँ, बागोर भीलवाड़ा से। आगे बात करते हैं मध्य पाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। अगर बात की जाए सींग निर्मित उपकरण की, तो अगर पूछता है कि कहाँ से ये प्राप्त हुए, तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। और नाम क्या था उसका, महदहा। फिर बात करते हैं भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला था। अगर प्रश्न पूछता है कि भारत में यानी कि इंडिया में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य यानी कि मानव का जो साक्ष्य सबसे पहले मिला था वो भारत में कहाँ मिला था, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश का वो कौन सा क्षेत्र था जहाँ मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो उसका उत्तर होगा आपका मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से। फिर बात करते हैं नर्मदा क्षेत्र की खोज कब हुई। तो अगर बात की जाए नर्मदा क्षेत्र के खोज की, तो नर्मदा क्षेत्र के खोज की वर्ष क्या थी, 1982। यानी कि 1982 में ही नर्मदा क्षेत्र की खोज हुई थी। अगर बात की जाए मानव कंकाल के साथ और क्या प्राप्त हुआ था, तो उसका उत्तर होगा मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ था। तो अगर प्रश्न पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मानव कंकाल के साथ और किसका कंकाल प्राप्त हुआ था, तो उत्तर होगा कुत्ते का कंकाल। और वो जगह कौन सी थी, जम्मू कश्मीर। फिर बात करते हैं गर्त आवास के साक्ष्य की। तो अगर बात की जाए गर्त आवास के साक्ष्य की, तो वो भी कहाँ से प्राप्त हुई थी, आपके जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से। बुर्ज होम पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में टी टेरा एवं पीटरसन ने किया था। अगर बात की जाए कि बुर्ज होम पुरास्थल की खोज कब हुई थी और किसने की थी, तो उत्तर होगा उसकी खोज हुई थी 1935 में और खोज की थी डी टेरा एवं पीटरसन ने। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ था। अगर प्रश्न पूछता है कि खाद्यान्नों का उत्पादन कब कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो उत्तर होगा नवपाषाण काल में। आगे बात करते हैं बलूचिस्तान के। तो बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले थे। अगर प्रश्न आता है
कि सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो वो कौन सी जगह थी? बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में स्थित मेहरगढ़ से। आगे बात करते हैं चालकोलिथिक युग की। तो अगर बात की जाए चालकोलिथिक युग की, तो चालकोलिथिक युग को ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न आता है कि ताम्र पाषाण युग किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा उसका चालकोलिथिक युग। फिर बात करते हैं नवदा टोली की। तो अगर बात की जाए नवदा टोली की, तो नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। नवदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने कराया था। अगर बात करें हम नवदा टोली की, तो ये कहाँ पर है? एक मध्य प्रदेश में है, और एक ये क्या है? महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जो कि कहाँ पर है? खारगोन जिले में है। और यहाँ से इसका उत्खनन किसने किया था? तो वो थे HD सांकलियान। अगर आगे चलते हैं और बात करते हैं नवपाषाण काल पुरास्थल की, तो बात करें इसमें अगर हम, तो क्या जानेंगे हम इससे कि नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित सगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। आप देख रहे होंगे इसमें बोल्ड लेटर्स में, यानी कि डार्क लेटर्स में लिखे हुए हैं, जैसे राख के टीले, सगनकल्लू। तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि ये चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर बात करते हैं हम राख के टीले की, तो वो हमें कहाँ मिली थी? कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित सगनकल्लू नामक स्थान से। तो अगर प्रश्न आता है कि राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो वो उत्तर होगा उसका सगनकल्लू, जो कि कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में। आगे बात करते हैं गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड पात्र OCP के साक्ष्य हस्तिनापुर एवं अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। तो अगर प्रश्न पूछता है कि OCP के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हस्तिनापुर एवं अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। तो अगर बात की जाए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति ये किसके अंडर में आता है, किस मंत्रालय के अंडर में आता है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंदर अधीन एक विभाग है। आइए अब एक चार्ट देखते हैं और इसमें हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनके इस उत्खननकर्ता यानी कि खोजकर्ता। तो हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे और उनकी खोज किसने की थी और कब की थी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हड़प्पा की। तो अगर बात की जाए हड़प्पा स्थल की, तो उसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। और वर्ष कौन सा था? ईयर कौन सा था? 1921, यानी कि 1921। आगे अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो अगर बात की जाए मोहनजोदड़ो की, तो उसके उत्खननकर्ता और खोजकर्ता कौन थे? तो वो थे राखाल दास बनर्जी, और इन्होंने इसकी खोज की थी 1922 में, 1922 में। आगे बात करते हैं रोपण की। तो अगर बात की जाए रोपण स्थल की, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था रोपण, उसका जो है खोज उत्खनन किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। और वर्ष यानी कि ईयर था 1953 से 1955। 1953 से 1955 के बीच में यज्ञदत्त शर्मा ने रोपण की जो है वो खोज की थी। लोथल, आगे बात करते हैं लोथल की। तो इसके उत्खननकर्ता यानी कि खोजकर्ता कौन थे? SR राव। कौन थे? SR राव। और ईयर था 1955 से 62। 1955 से 1962 तक लोथल के खोजकर्ता कौन थे? SR राव।
आगे बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा के खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। कौन थे? अमलानंद घोष। और इन्होंने कब खोज की थी इसकी? 1952 में, यानी कि 1952 में। आगे बात करते हैं रंगपुर की। तो रंगपुर का खोजकर्ता थे MS वत्स। कौन थे? MS वत्स। और ईयर था 1935, यानी कि 1935। आगे बात करते हैं चनहूदड़ों की। तो चनहूदड़ों के खोजकर्ता थे NG मजूमदार। कौन थे? NG मजूमदार। और ईयर था 1935। आगे बात करते हैं सुरकोटदा। किसकी? सुरकोटदा स्थल की। तो इसके खोजकर्ता थे JP जोशी। और इन्होंने इसकी खोज की थी 1964 में। आगे बात करते हैं बनावली की। तो बनावली के खोजकर्ता थे RS विस्ट। और ईयर था 1974 से 77, यानी कि 1974 से लेकर के 1977 तक इन्होंने इसकी खोज की थी। आलमगीरपुर, अगर बात की जाए आलमगीरपुर की, तो इसकी भी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। और ईयर था 1958। आगे बात करते हैं कोटदी जी। कोटदी जी की अगर बात की जाए तो उसका उत्खननकर्ता यानी कि खोजकर्ता कौन थे? फजल अहमद खां। कौन थे? फजल अहमद खां। और ईयर था 1953। आगे बात करते हैं सुतका गेंडोर की। तो सुतका गेंडोर के उत्खननकर्ता खोजकर्ता कौन थे? ऑरेल स्टाइन। कौन थे? ऑरेल स्टाइन। और ईयर था 1927। आगे बात करते हैं मांडा की। तो मांडा की अगर बात की जाए तो इसके खोजकर्ता थे JP जोशी। और ईयर था 1982। आगे बात करते हैं बालाकोट की। तो बालाकोट का जो खोज किया था वो थे जॉर्ज F डेल्स ने। और ईयर था 1973 से 76। फिर बात करते हैं धौलावीरा की। तो धौलावीरा के खोजकर्ता थे JP जोशी। और ईयर था 1967 से 1968। फिर बात करते हैं आगे बात करते हैं हम लोग मिताथल की। तो मिताथल की बात की जाए तो इसका खोज किया था सूरज भान ने। और ईयर था 1968। फिर इसी क्रम में आगे बात करते हैं राखी गढ़ी की। तो राखी गढ़ी की बात करें तो इसकी खोज भी सूरज भान ने की थी। और ईयर था 1969। आई होप आप लोग को ये चार्ट अच्छा लगा होगा। इस चार्ट को आप लोग प्लीज़ जो है बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अगर प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम भारत में किसे पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, तो उसका उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। और ईयर था 1861। आगे बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। तो अगर प्रश्न पूछता है कि लॉर्ड कर्जन के समय में किसे महानिदेशक बनाया गया था, तो उत्तर होगा जॉन मार्शल को। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की। तो अगर बात की जाए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की, तो इसका नाम क्या बदल कर रख दिया गया था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो अगर प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदल कर क्या रख दिया गया था, तो उत्तर होगा इसका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। और ये कहाँ पर है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। फिर बात करते हैं सैंधव सभ्यता की। तो सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। फिर बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों की। तो अगर बात की जाए पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृद भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। तो अगर बात की जाए पुरातत्व साक्ष्यों की, तो इनसे हमें क्या पता चलता है कि ये जो आर्य थे उनसे पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता स्थित थी। फिर बात करते हैं काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृद भांड। जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं
चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। तो अगर प्रश्न पूछता है कि चित्रित लाल मृदभांड किससे संबंधित हैं, तो ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। और अगर बात करी जाए धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड की, तो ये जो है आर्यों से संबंधित है। और इसी से पता चला था, इसी से ये पता लगाया गया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो जो है आर्यों से पहले की सभ्यता है। फिर बात कर लेते हैं, आइए इसमें जान लेते हैं हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। अगर बात की जाए कि हड़प्पा काल में किन किन नदियों के किनारे कौन कौन से नगर स्थित थे, तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से थे। सबसे पहले बात अगर की जाए हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे स्थित था। फिर बात करें अगर मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। रोपड़ नगर सतलज नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा जो थी वो घग्गर नदी के किनारे स्थित थी। लोथल जो था वो भोगवा किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थित था। फिर अगर बात करते हैं सुतका गेंडोर की, तो जो सुतका गेंडोर है वो दाशक नदी के किनारे स्थित था। जो सुतका गेंडोर नगर था वो किस नदी के किनारे स्थित था, दाशक नदी के किनारे स्थित था। आइए और नगरों के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें अगर आप आगे बात करें तो सोतका कोह एक नगर है जो कि शादीकौर नदी के किनारे स्थित था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित था। रंगपुर जो था वो भादर नदी के किनारे स्थित था। कोड्दी जी जो था वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। कुड़ाल जो था वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। बनावली सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। मांडा जो था वो चिनाब नदी के किनारे स्थित था। भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। दैमाबाद जो था वो प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। आमरी जो था वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और राखीगढ़ी जो था वो घग्गर नदी के किनारे स्थित था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर बात की जाती है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वो एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो अगर प्रश्न पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आप उत्तर देंगे नगरीय सभ्यता थी। और वहीं वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। आगे बात करते हैं पुरातात्विक खुदाई की। तो पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। अगर प्रश्न आता है कि हड़प्पा वासियों की किन किन धातुओं की जानकारी थी, तो उत्तर होगा तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। आगे बात करते हैं प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता की। तो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। तो अगर प्रश्न आता है कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था, तो उत्तर होगा पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। आगे बात करते हैं परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। यानी कि जब प्रारंभिक हड़प्पा था तो पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था, और जब हड़प्पा सभ्यता थोड़ी परिपक्व हो गई, थोड़ी आगे बढ़ी, तो हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किए जाने लगे थे, यानी उनका प्रयोग किया जाना शुरू हो गया था। अगर बात करते हैं मूर्ति पूजा की, तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। तो अगर प्रश्न पूछता है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। तो अगर प्रश्न आता है कि वो कौन सा जानवर था जिसकी जो कलाकृति हड़प्पा संस्कृति में नहीं पाई जाती थी, तो उत्तर होगा गाय। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल में गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो पूछता है अगर कि गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो लोथल से मिले थे। आगे बात करते हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले
जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रश्न आता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो वो राजस्थान से मिले थे। और कहाँ? कालीबंगा से मिले थे। फिर बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। तो अगर पूछा जाता है वो कौन सा स्थान था जहां से हड़प्पा लिपि के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था, तो उत्तर होगा धौलावीरा। और कहाँ से वो थे? गुजरात। आगे बात करते हैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले की, तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली थी। तो अगर पूछा जाता है पकी मिट्टी से बनी हुई हल की प्रतिकृति कहाँ से मिली थी, तो उत्तर होगा बनावली से, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। फिर बात करते हैं सैंधव सभ्यता की, तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगर प्रश्न आता है कि महान स्नानागार यानी कि नहाने की जो जगह थी उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो वो सैंधव सभ्यता से प्राप्त हुए थे। फिर आगे बात करते हैं सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगर पूछता है कि सैंधव सभ्यता कौन से युग की सभ्यता थी, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। मतलब कि कांसे से परिचित थे, बट सैंधव सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आगे बात करते हैं राखी गढ़ी की, तो अगर बात की जाए राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। तो अगर प्रश्न आता है कि राखी गढ़ी कहाँ स्थित है, तो हरियाणा के हिसार जिले के में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करते हैं राखी गढ़ी के खोज की, तो पहले ही बता चुकी हूँ कि राखी गढ़ी स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। फिर बात करते हैं मोहनजोदड़ो तथा चनहूदड़ो दोनों सिंध प्रांत के तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। अगर प्रश्न आता है कि मोहनजोदड़ो तथा चनहूदड़ो कहाँ स्थित हैं, तो सिंध प्रांत में स्थित हैं तथा कहाँ पर स्थित है? सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। आगे बात करते हैं रंगपुर गुजरात के कटियावाड़ा प्रायद्वीप की, तो इसमें मादर नदी के पास स्थित है। तो अगर प्रश्न आता है कि रंगपुर गुजरात के किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो नदी है आपकी मादर नदी के पास स्थित है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। अगर पूछ लेता है कि रंगपुर गुजरात के किस क्षेत्र में स्थित है, तो उत्तर होगा सौराष्ट्र क्षेत्र में। फिर बात करते हैं रंगपुर में धान के भूसी के ढेर मिले थे। तो अगर प्रश्न पूछता है कि धान की भूसी के ढेर कहाँ मिले थे, तो उत्तर होगा रंगपुर में। फिर बात करते हैं रंगपुर की खुदाई कब हुई थी, तो रंगपुर की खुदाई का जो वर्ष था वो कौन सा था? 1953 से 1954 में। कहाँ पर? सीकापुरा रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। किसने किया था? तो शिकारीपुरा रंगनाथ राव द्वारा इसका जो है वो खुदाई किया गया था। फिर बात करते हैं रंगपुर से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो अगर प्रश्न पूछता है कि प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो उत्तर होगा आपका रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग, नालियाँ और मृदभांड मिले हैं। और रंगपुर से ही आपको क्या क्या मिले हैं? कच्ची ईंट के दुर्ग, नालियाँ और मृदभांड मिले हैं। दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। तो दधेरी जो है ये क्या है? एक परवर्ती पुरास्थल है जो कि कहाँ है? पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदागढ़ के पास स्थित है। फिर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन तट तक माना जाता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फिर बात करते हैं सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि अगर प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण कैसे प्राप्त हुआ? मुहर से प्राप्त हुआ था सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते हैं। इसका जो प्रमाण था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, एक मुहर से। फिर
उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा तथा आसन के नीचे 2 हिरण चित्र किए गए थे। यानी कि जो मुहर था उसमें जो पशुपति शिव थे, वो जो योगी थे उनके दाईं ओर बाघ और हाथी था तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा था और नीचे क्या थे, 2 हिरण चित्रित किए गए थे। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण था तथा इसके 3 मुख थे। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया था। तो इसे जो ये पशुपति शिव की चित्र मिले थे उसको मार्शल महोदय ने रुद्र शिव से संबंधित बताया था। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। अगर प्रश्न आता है कि वस्त्रों के लिए, कपड़ों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, तो भारत में किया गया था। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो जो कि वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई थी। अगर प्रश्न आता है कि कपास के सूत की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, तो उत्तर होगा मोहनजोदड़ो में, जो कि अभी कहाँ है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मुहर प्राप्त हुई। तो अगर पूछा जाता है कि कुबड़ वाले बैल की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदड़ो के मुहर से प्राप्त हुई थी। सिंधु सभ्यता की मुहरों का सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल है और इसके बाद कुबड़ वाला बैल का है। कालीबंगा के मृणपट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। तो दोहरे सींग वाले देवता का अंकन कहाँ है, कालीबंगा के मृणपट्टिका पर। फिर बात करते हैं दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है। अगर पूछा जाता है दूसरी ओर किसे दिखाया गया है, तो बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है, यानी कि वो जो बकरी है उसे एक पुरुष ला रहा है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। तो अगर प्रश्न आता है कि सिंधु सभ्यता में किस देवी की जो उपासना थी वो प्रचलित थी, तो उत्तर होगा मातृ देवी की। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी से हुआ था। अगर प्रश्न आता है कि मिस्र की सभ्यता का विकास किससे हुआ था, तो नील नदी के द्रोणी से हुआ था। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। जो मिस्र है उसे क्या कहा जाता है, नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। यानी कि अगर नील नदी नहीं होती तो मिस्र जो है वो क्या होता, एक रेगिस्तान होता, इसीलिए उसे नील नदी का उपहार कहा गया है। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता कौन थे, तो सुमेरिया सभ्यता के लोग थे। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो अगर प्रश्न आता है कि प्राचीनतम लिपि कौन सी है, तो वो कौन सी है, सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। तो अगर प्रश्न पूछता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भावचित्रात्मक थी और यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। आइए जान लेते हैं कुछ प्रमुख धातु और वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ, खेतड़ी से, जो कि कहाँ है, राजस्थान में, और तांबा बलूचिस्तान से भी प्राप्त हुआ था। लाजवर्द कहाँ से प्राप्त हुआ था, वो था बदखंसा अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था। फिर फिरोज़ा और टिन कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ईरान से प्राप्त हुआ था। अगर बात करी जाए चांदी की, तो चांदी राजस्थान के जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से प्राप्त हुआ था। शीशा की बात की जाए तो शीशा अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था। शिलाजीत जो था वो हिमालय से प्राप्त हुआ था और गोमेद जो था वो गुजरात से प्राप्त हुआ था। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।